हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक CSIR नेट। आज हम क्या देखेंगे? प्रोटीन की सिंथेसिस। हमने जेनेटिक कोडोन देख लिया था, उसका जो लास्ट टॉपिक था वह क्या थी? वोवल हाइपोथेसिस थी। और जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे प्रोटीन की सिंथेसिस। प्रोटीन की जो सिंथेसिस है उसमें क्या होता है? राइबोसोम मीडिएटेड प्रोटीन की सिंथेसिस की जाती है। प्रोटीन सिंथेसिस। तो देखिए, प्रोटीन की सिंथेसिस में जैसे कि डीएनए है, डीएनए के पास में क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। डीएनए के पास में क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन में क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो जो प्रोटीन की जो सिंथेसिस है, प्रोटीन की सिंथेसिस क्या की जाती है? राइबोसोम मीडिएटेड प्रोटीन सिंथेसिस। और ये जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड कितने हैं? टोटल 20 अमाइनो एसिड हैं। ये जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं ये क्या होते हैं? राइबोसोम के थ्रू ही इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, मैंने बायोकेमिस्ट्री का जो लेक्चर दिया था उसमें जो वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि जो 20 अमाइनो एसिड है हमारे, ये क्या है? स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है। और जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है उनको जो पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस होती है, तो जो अमाइनो एसिड्स का इनकॉर्पोरेशन होता है वह किसके द्वारा किया जाता है? राइबोसोमिकली इनकॉर्पोरेट होते हैं। ठीक है, तो जो अमाइनो एसिड टोटल कितने हैं? 20 अमाइनो एसिड्स हैं। टोटल कितने होते हैं? 20 अमाइनो एसिड है। और ये जो है वो इन प्रोटीन सिंथेसिस these amino acid incorporated ribosomically। तो जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन में क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड इन बिटवीन अमाइनो एसिड एंड सिंथेसिस एंड जनरेट पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन। पेप्टाइड बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उसमें अमाइनो एसिड्स के बीच में क्या किया जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जाएगा। अमाइनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जाता है। ये जो अमाइनो एसिड की सिंथेसिस होती है वह क्या होती है? राइबोसोमिकली इनकॉर्पोरेट होती है। राइबोसोमिकली इनकॉर्पोरेट कैसे होती है? कि जैसे ये एमआरएनए है, एमआरएनए का 5 प्राइम एंड हो गया और ये हो गया 3 प्राइम एंड। तो जो एमआरएनए है इसके पास में कौन बाइंड होता है? एमआरएनए के साथ में आपका राइबोसोम बाइंड होता है। आप जानते हैं ना कि राइबोसोम की सिंथेसिस किसके थ्रू होगी? आरआरएनए जो है वो इसके द्वारा क्या किया जाता है? राइबोसोम को सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो राइबोसोम है ये क्या होगा? आपके 5 प्राइम एंड पर आकर के बाइंड हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि 5 प्राइम एंड पर एमआरएनए के साथ में कैसे बाइंडिंग होगा, कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? तो देखिए, ये जो एंजाइम्स हैं, प्रोटीन है, आरएनए के साथ में, डीएनए के साथ में जो इनकी बाइंडिंग होती है, तो इनकी बाइंडिंग तभी होती है जब इनके पास में बाइंडिंग साइट होती है। जो अमाइनो एसिड का जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस यहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे कि जो राइबोसोम बाइंडिंग, राइबोसोम के पास में क्या होती है? राइबोसोम हैव बाइंडिंग साइट बाइंड विद एमआरएनए। तो ये जो एमआरएनए के साथ में राइबोसोम बाइंड होता है, इसके पास में बाइंडिंग साइट होती है। जैसे कि राइबोसोम के पास में क्या होता है? बाइंडिंग जो आरबीएस साइट होती है उस पर सीक्वेंस पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एजीजी। ये सीक्वेंस क्या होता है? राइबोसोम के पास में होता है। तो ये जो राइबोसोम है इसके पास में एजीजी सीक्वेंस है। और इसके जो अपोजिट सीक्वेंस है जो एमआरएनए के पास में होगा, एमआरएनए के पास में क्या होगा? यूसीसी। तो यूसीसी सीक्वेंस जब एमआरएनए के पास में, राइबोसोम को जहां पर भी, ये पूरे के पूरे एमआरएनए को क्या करेगा? स्कैन करेगा। क्या करेगा? देखेगा कि कहां पर इसका जो एजीजी सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। तो जैसे ही वहां पर मिलेंगे, जैसे ही इसने स्कैन किया, पूरे को रिकॉग्नाइज करेगा एमआरएनए को, जैसे ही बाइंडिंग साइट मिलेगी वहां पर जाकर के क्या हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा। तो ये जब बाइंड हो जाएगा 5 प्राइम एंड पर, जब ये बाइंड हो जाएगा तो राइबोसोम से क्या होता है? राइबोसोम की हेल्प से क्या होगा? प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड की सिंथेसिस होती है। राइबोसोम क्या करता है?
राइबोसोम जब बाइंड हो जाएगा, राइबोसोम के पास में ए साइट होती है, पी साइट होती है, ई साइट होती है। जो पी साइट होती है वहां पर क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड या फिर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जाता है अमाइनो एसिड्स के बीच में। जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे हम ये जो अमाइनो एसिड की सिंथेसिस कैसे की जाएगी। तो राइबोसोम जो है वो इसके थ्रू क्या की जाती है, अमाइनो एसिड्स के बीच में आपस में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जाएगा। तो ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है अमाइनो एसिड्स के बीच में, क्या है ये पेप्टाइड बॉन्ड है। और पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस किसके द्वारा की जाएगी, किसके द्वारा की जाती है, राइबोसोम से की जाएगी। तो जो अमाइनो एसिड को राइबोसोम रीड करेगा, राइबोसोम जो है वो रीड करेगा, राइबोसोम रीड दी mRNA in 5' to 3' direction and synthesize the polypeptide chain। सिंथेसाइज करेगा पॉलीपेप्टाइड की चेन को एन टर्मिनल एंड से एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पर हो गया एन टर्मिनल। एन टर्मिनल हम किसे कह रहे हैं, जो कि अमाइनो ग्रुप हो गए यहाँ पर। और जो सी है यहाँ पर क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, जो सी टर्मिनल एंड है। तो ये हो गई जो राइबोसोम है, राइबोसोम मीडिएटेड प्रोटीन की सिंथेसिस राइबोसोम की हेल्प से की जाएगी, अमाइनो एसिड को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो ये जो 20 अमाइनो एसिड है ये राइबोसोम की हेल्प से ही इनकॉर्पोरेट होंगे और इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन बनेगा। राइबोसोम कैसे बाइंड करेगा एमआरएनए के साथ में, क्योंकि राइबोसोम जो है वो इसके पास में एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं। एमआरएनए के पास में राइबोसोम बाइंडिंग साइट होती है, सो ये राइबोसोम के साथ में बाइंड हो जाती है। ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होगी, एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल एंड पर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। और जो राइबोसोम है एमआरएनए को किस डायरेक्शन में रीड करेगा, 5' to 3' डायरेक्शन में क्या किया जाता है, एमआरएनए को रीड किया जाएगा। तो देखिए जो फंडामेंटल प्रोसेस है प्रोटीन की सिंथेसिस, इसके बीच में क्या होगा, राइबोसोम मीडिएटेड पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जाएगा दो अमाइनो एसिड्स के बीच में। राइबोसोमिकली जो इनकॉर्पोरेट हैं 20 अमाइनो एसिड, ये क्या है, 20 अमाइनो एसिड्स हैं आपके स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है। नॉन स्टैंडर्ड जो अमाइनो एसिड है वो राइबोसोम के थ्रू इनकॉर्पोरेट नहीं किए जाते हैं। 20 अमाइनो एसिड, ये जो अमाइनो एसिड है इनके पास में अपना क्या होता है, स्पेसिफिक कोडोन होता है। ठीक है, इनके पास में क्या होगा, अपना स्पेसिफिक कोडोन होगा। जो 20 अमाइनो एसिड है इनके पास में अपना स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर कोडोन होगा। और ये जो कोडोन है राइबोसोम क्या करेगा, एमआरएनए को 5' to 3' डायरेक्शन में रीड करेगा। और जो पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस होगी एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल होगी। राइबोसोम रीड करेगा एमआरएनए को 5' to 3' डायरेक्शन में, सिंथेसिस करेगा पॉलीपेप्टाइड चेन की एन टर्मिनल एंड टू सी टर्मिनल एंड। अब देखिए यहाँ पर 3 टाइप के आरएनए हैं और तीनों का अपना अपना अलग अलग रोल है प्रोटीन की सिंथेसिस में। 3 टाइप्स ऑफ आरएनए क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इन दी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो एमआरएनए है, एमआरएनए क्या कर रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, क्योंकि डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन आई है ट्रांसफर होकर के किसके पास में है, एमआरएनए के पास में है। ठीक है, डीएनए से इन्फॉर्मेशन कहाँ है, एमआरएनए के पास में। तो फर्स्ट हो गया एमआरएनए हो गया, सेकंड क्या हो गया हमारा आरआरएनए हो गया, आरआरएनए क्या है आपका, जो राइबोसोम है ये क्या है, आरआरएनए है। और जो थर्ड टाइप का हो गया आपका ये क्या है, टीआरएनए। जो टीआरएनए है इसके पास में क्या होता है, जो कोडॉन प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड जो इनकॉर्पोरेट करेगा, जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस या फिर न्यूक्लियोटाइड के जो सीक्वेंस एमआरएनए के पास में है उसका एंटी कोडॉन किसके पास में है, कोडॉन का जो एंटी कोडॉन है, जो कोडॉन क्या है एमआरएनए के पास में है उसका एंटी कोडॉन किसके पास में है, टीआरएनए के पास में है। और जो जितने भी अमाइनो एसिड हैं उन सब के पास में क्या होता है, अपना अलग अलग टीआरएनए होता है। तो अमाइनो एसिड के कितने कोडॉन हैं, टोटल 64 कोडॉन है, जिनमें से 3 स्टॉप कोडॉन है और 61 क्या है, सेंस है या फिर प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो इनके पास में अपना अपना क्या है, जो कि कल हमने लास्ट वीडियो देखी थी उसमें हमने अनएम्बिगुअस नेचर देखा था और क्या देखा था, डिजेनरेशन नेचर देखा था, जो जेनेटिक कोड है उसका। तो एमआरएनए है, एमआरएनए के पास में क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। आरआरएनए हो गया राइबोसोम की हेल्प से। और जो टीआरएनए है, टीआरएनए क्या करता है, एंटी कोडॉन जो है वो इनको क्या करेगा, इनकॉर्पोरेट करेगा। तो गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम क्या देखेंगे, एमआरएनए का क्या इन्वॉल्वमेंट है प्रोटीन के सिंथेसिस के अंदर। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हम क्या देखेंगे, एमआरएनए।
एमआरएनए के पास में कोडॉन होते हैं या कोड होता है जो अमाइनो एसिड इनकॉर्पोरेट होगा। तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे, एमआरएनए। एमआरएनए की हम बात करें, एमआरएनए को क्या कहते हैं, मैसेंजर आरएनए कहते हैं। एमआरएनए को क्या कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मैसेंजर आरएनए। ठीक है। एमआरएनए के पास में ये क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर होकर के, जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से लेकर के किसके पास में आती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए, और एमआरएनए से फाइनली किसके पास में जाएंगी, प्रोटीन के पास में जाती हैं। तो ये जो एमआरएनए है, ये जो एमआरएनए है, एमआरएनए के पास में क्या होता है, कोडॉन होते हैं अमाइनो एसिड के लिए, ट्रिपलेट कोडॉन प्रेजेंट होते हैं अमाइनो एसिड के पास में, अमाइनो एसिड के, जो कि क्या होते हैं, पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स के होते हैं। दी एमआरएनए हैव ट्रिपलेट कोडॉन ऑफ अमाइनो एसिड। तो जो प्रोकैरियोट हैं, प्रोकैरियोट में कैसे होते हैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए होता है, पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए होता है प्रोकैरियोट का, इन प्रोकैरियोट। और जो मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए होगा, मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए प्रेजेंट, मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए प्रेजेंट इन यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट के पास में पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए है। पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए से हमारा क्या मतलब है कि जो एमआरएनए है, एक से ज़्यादा सिस्ट्रोन है इसके पास में, एक से ज़्यादा जीन के लिए कोड करेगा, एक से ज़्यादा टाइप की प्रोटीन के लिए कोड करेगा। जबकि जो मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए है, इनके पास में क्या होता है, सिंगल टाइप का होता है, सिंगल जीन होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, मोनोसिस्ट्रोनिक। तो यूकैरियोट कैसे होते हैं, मोनोसिस्ट्रोनिक होते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोट हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट अगला टॉपिक क्या है, कंपैरिजन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एमआरएनए। अगला टॉपिक क्या है, कंपैरिजन द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक एमआरएनए। एमआरएनए के पास में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो जो एमआरएनए है, एमआरएनए के पास में दो रीजन होते हैं। एमआरएनए के पास में क्या होते हैं, एमआरएनए हैव टू रीजन। तो ये दो रीजन कौन कौन से हैं, कोडिंग रीजन होगा, ठीक है, या फिर ये से क्या कहेंगे, ट्रांसलेटेबल, जो कि ट्रांसलेट होगा, और दूसरा क्या होगा, नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग जो रीजन है वह ट्रांसलेशन में, प्रोटीन की सिंथेसिस में 5 प्राइम वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जो एमआरएनए के जो कोडिंग रीजन है, इसमें ये कहाँ से होता है, कोडिंग रीजन जो है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, कोडिंग रीजन फ्रॉम स्टार्ट कोडॉन टू स्टॉप कोडॉन तक होता है। ठीक है, स्टार्ट से लेकर के स्टॉप तक होता है। जैसे कि ये हो गया 5 प्राइम एंड, ये हो गया 3 प्राइम एंड। अब यहाँ पर है फर्स्ट स्टार्ट कोडॉन है, स्टार्ट कोडॉन, तो यहाँ से प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई। जैसे कि यहाँ पर है स्टॉप कोडॉन, तो जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो यहीं तक होगी। और एमआरएनए का जैसे कि ये जो पोर्शन है ये नॉन ट्रांसलेटेबल रीजन है, जबकि जो कोडिंग रीजन है यहाँ से यहाँ तक वाला जो बीच का पोर्शन है यही कोडिंग रीजन है, जबकि जो एंड है ये क्या है, नॉन ट्रांसलेटेबल रीजन है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, यूटीआर 5 प्राइम यूटीआर अनट्रांसलेटेबल रीजन, और जो 3 प्राइम यूटीआर 3 प्राइम अनट्रांसलेटेबल रीजन कहा जाता है। ठीक है, 5 प्राइम अनट्रांसलेटेबल एंड और 3 प्राइम अनट्रांसलेटेबल रीजन। ठीक है, 5 प्राइम और 3 प्राइम पर दोनों पर क्या पाए जाते हैं, जो ट्रांसलेट नहीं होते हैं, एंड वहां पर क्या होते हैं, अनट्रांसलेटेबल रीजन होता है, जिसे क्या कहते हैं, अपस्ट्रीम हो गए ये,
नॉन ट्रांसलेटेबल रीजन है, अनट्रांसलेटेड रीजन है 5'। जो 5' एंड है इसे क्या कहा जाता है, या लीडर सीक्वेंस कहा जाता है, लीडर सीक्वेंस कहा जाएगा, लीडर सीक्वेंस कहा जाएगा। और जो 3' है उसे क्या कहा जाता है, ट्रेलर सीक्वेंस कहा जाएगा। 3' को क्या कहेंगे गाइस, ट्रेलर सीक्वेंस कहेंगे। 5' एंड पर अनट्रांसलेटेबल रीजन, 3' एंड पर अनट्रांसलेटेबल रीजन। अब देखिए जो यूकैरियोट हैं इनके पास में क्या होते हैं, मोनोसिस्ट्रोनिक हैं। यूकैरियोट कैसे हैं, हमने देखा मोनोसिस्ट्रोनिक है। तो जो मोनोसिस्ट्रोनिक है यूकैरियोट, इनके पास में जो राइबोसोम होगा उसके पास में क्या पाई जाएगी, क्योंकि एक ही सिस्ट्रोन है तो राइबोसोम एक ही जगह पर आकर के बाइंड हो जाएगा। मोनोसिस्ट्रोनिक जो एमआरएनए है, मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए है वो सिंगल आरबीएस, सिंगल आरबीएस। आरबीएस की फुल फॉर्म क्या है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट, राइबोसोम बाइंडिंग साइट। तो जो मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए है इनके पास में क्या है, सिंगल राइबोसोम बाइंडिंग साइट है। जबकि जो पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए है, जो यूकैरियोट है, यूकैरियोट के पास में क्या होता है, मल्टीपल राइबोसोम बाइंडिंग साइट होती है। इनके पास में क्या होती है, मल्टीपल आरबीएस होती है, मल्टीपल राइबोसोम बाइंडिंग साइट होती है। तो ये क्यों है मल्टीपल राइबोसोम बाइंडिंग साइट, देखिए जैसे कि प्रोकैरियोट का, यूकैरियोट का हो गया एक सिंगल सिस्ट्रॉन, तो यहाँ पर राइबोसोम आकर के बाइंड हो जाएगा, यहाँ पर राइबोसोम आकर के क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा और स्टार्ट कोडन से लेकर के स्टॉप कोडन तक प्रोटीन की सिंथेसिस कर देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रोकैरियोट का एमआरएनए होगा, प्रोकैरियोट का जो एमआरएनए है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है, बीच में रीजन हो गया जो कि ट्रांसलेटेबल नहीं है 5' और ये 3'। तो इसे हम क्या कहेंगे, 5' यूटीआर, यूटीआर, और इसे क्या कहेंगे 3' यूटीआर, यूटीआर। और ये हो गई जैसे कि एक सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन 1 या फिर जीन 1, जीन 1, जीन 2 और जीन 3। तो पॉलीसिस्ट्रोनिक जो एमआरएनए है कितने जीन के लिए कोड कर रहा है, ये 3 जीन के लिए कोड कर रहा है। तो इसमें अब आप कहेंगे बीच का रीजन क्या है, ये जो बीच का रीजन है इसे क्या कहा जाता है, इंटरसिस्ट्रोनिक स्पेसर कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे गाइस, इंटरसिस्ट्रोनिक, इंटरसिस्ट्रोनिक स्पेसर, इंटरसिस्ट्रोनिक स्पेसर। इंटरसिस्ट्रोनिक जो स्पेसर है, पॉलीसिस्ट्रोनिक जो एमआरएनए है उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, दो जीन के बीच में, दो सिस्ट्रोन के बीच में जो रीजन है जो कि ट्रांसलेबल नहीं है, यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, तो ये बीच का जो रीजन है इसे हम क्या कहेंगे, इंटरसिस्ट्रोनिक रीजन कहेंगे। दो सिस्ट्रोन के बीच में है इसलिए इसे इंटरसिस्ट्रोनिक रीजन कह रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि जो प्रोकैरियोट है उनके पास में मल्टीपल राइबोसोम बाइंडिंग साइट होती है, मल्टीपल राइबोसोम आकर के बाइंड करते हैं, बिल्कुल बाइंड करेंगे, क्योंकि जब एक जीन की सिंथेसिस करनी है, प्रोटीन बनानी है, यहाँ पर एक अलग प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ पर एक राइबोसोम आकर के बाइंड हो जाएगा। और स्टार्ट कोडन से स्टॉप कोडन यहीं तक है, तो आगे कैसे जाएगा ये राइबोसोम, यहाँ पर इंटरसिस्ट्रोनिक रीजन है तो ये आगे इनकॉर्पोरेट नहीं होगा, आगे नहीं मूव करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस जीन के पास में एमआरएनए के यहाँ पर वापस से एक राइबोसोम आकर के बाइंड करेगा और यहाँ पर क्या होगा, एक राइबोसोम बाइंड करेगा। तो जो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट के पास में पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए होता है, पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए के पास में मल्टीपल राइबोसोम बाइंडिंग साइट होती है, सब मल्टीपल राइबोसोम जो है वो बाइंड करेंगे विद द एमआरएनए। बट इन द यूकैरियोट हैव अ सिंगल मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए, इन सिंगल मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए only one cistron, so only one ribosome binding site will be present in the mRNA। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, तो ये एमआरएनए है। अब देखिए जो एमआरएनए है इनके हम बात कर रहे हैं, इंटरसिस्ट्रोनिक जो स्पेसर है इसका साइज अलग अलग होता है। यूकैरियोट के पास में इंटरसिस्ट्रोनिक स्पेसर नहीं होता है, जबकि जो प्रोकैरियोट है इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, क्योंकि एक से ज्यादा प्रोटीन प्रोडक्ट के लिए कोड किया जाएगा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए जो ORF हम किसे कहते हैं, ओपन रीडिंग फ्रेम को ORF कहा जाता है। ORF जो रीजन होता है, प्रोटीन कोडिंग रीजन होता है एमआरएनए का, यह कैसा होता है, नॉन ओवरलैपिंग होता है, कॉन्टिग्यूअस होता है, ठीक है। इसे कहा जाता है, जैसे ये जो एमआरएनए है, यहाँ बना देती हूँ, ठीक है, ये है एमआरएनए। एमआरएनए के पास में ये हो गया एमआरएनए 5' to 3', AUG CUG ACG CAG
AGC ठीक है। तो ये जो है रीजन है, यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई, इसे हम क्या कहेंगे, ओपन रीडिंग फ्रेम कहेंगे, ओपन रीडिंग फ्रेम कहेंगे। और जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड को मिला करके एक कोडोन होगा, 3 न्यूक्लियोटाइड को मिला करके एक कोडोन होगा। तो ये जो एक कोडोन है ये अपने एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा, इसे हम क्या कहेंगे, ओपन रीडिंग फ्रेम कहेंगे। ओपन रीडिंग जो फ्रेम है ये कैसा होता है, ओपन रीडिंग फ्रेम होता है नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग, ओवरलैप नहीं है यहाँ पर, कॉमा लेस होता है, कॉमा लेस कॉन्टिग्यूअस रीजन होता है, कॉन्टिग्यूअस रीजन होता है। और जो ये कैसा होता है, नॉन ओवरलैपिंग होता है, कॉमा लेस होता है, कॉन्टिग्यूअस रीजन होता है। एक जो एमआरएनए है जो ट्रांसलेट होता है, 3 रीडिंग फ्रेम होते हैं एमआरएनए के पास में। 3 रीडिंग फ्रेम कैसे हो गए कि एक स्टार्ट हो रहा है AUG CUG, सेकंड जो है हम एक को छोड़ देंगे UGC UGA CGC, ठीक है। लास्ट जो थर्ड होगा उसे हम क्या कहेंगे, GCU GAC। तो 3 रीडिंग क्या होंगे, 3 ओपन रीडिंग फ्रेम बनेंगे। और हम जब 3 को छोड़ करके, जैसे हम अगर 4th से वापस से स्टार्ट करें तो वापस से जो पहला ओपन रीडिंग फ्रेम बन रहा था सेम ऐसे ही बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये मैं आपको बताऊंगी 3 ओपन रीडिंग फ्रेम ही क्यों बनते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ कर दूंगी फिर। एक एमआरएनए में क्या होते हैं, 3 ही पॉसिबल रीजन होते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम में। ये एमआरएनए, अब इसमें हम ओपन रीडिंग फ्रेम देखेंगे ना, ओपन रीडिंग फ्रेम। तो एक एमआरएनए से कितने बनते हैं, 3 बनते हैं। तो फर्स्ट में हम देखें, फर्स्ट में AUG CUG ACG CAG AGC और GCA, ये आपका एक पहला ओपन रीडिंग फ्रेम हो गया। अब सेकंड जब बनाएंगे हम तो आप पहले न्यूक्लियोटाइड को छोड़ दो, ठीक है। सेकंड स्टार्ट होगा हमारा UGC UGA CGC AGA GCG और CA, कोई और न्यूक्लियोटाइड होगा आगे G, ठीक है। अब हम जब थर्ड ओपन रीडिंग फ्रेम बनाएंगे तो थर्ड में सेकंड वाले न्यूक्लियोटाइड को छोड़ देंगे। तीसरा जो ओपन रीडिंग फ्रेम होगा उसमें ये जो U है उसको क्या कर दिया जाएगा, शामिल नहीं किया जाएगा। तो GCU GCU GAC GCU GAC GCA GAG CGC AGC, ठीक है। अब हम जब 4th नंबर का जब राउंड आएगा तो 4th राउंड होगा जब उसमें हम तीसरे न्यूक्लियोटाइड को छोड़ेंगे तो क्या होगा, तीसरे जब न्यूक्लियोटाइड को हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, CUG ACG, देखिए CUG ACG CAG AGC GCA, ये सेम किसके जैसा है, जो फर्स्ट ओपन रीडिंग फ्रेम बना है उसके जैसा है। पहले वाले 3 न्यूक्लियोटाइड को छोड़ दो, फर्स्ट जो कोडन है उसको छोड़ दो, CUG ACG CAG AGC GCA, CUG ACG CAG AGC GCA। तो ये क्या है, चौथा जो कोडन बने ओपन रीडिंग फ्रेम बनेगा वो पहले के जैसा ही सेम रिपीट होने लग जाएगा। इसीलिए जो है वो कितने होते हैं, एक एमआरएनए से 3 ही ओपन रीडिंग फ्रेम की क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है। एक एमआरएनए ट्रांसलेट होगा इन 3 डिफरेंट रीडिंग फ्रेम। ए एमआरएनए ट्रांसलेटेड इन 3 डिफरेंट रीडिंग फ्रेम। एक एमआरएनए कितने में होगा, 3 डिफरेंट ओपन रीडिंग फ्रेम में क्या होगा, ट्रांसलेट होगा, 3 डिफरेंट रीडिंग फ्रेम होंगे। डिपेंड करता है जहां पर डिकोडिंग की प्रोसेस शुरू हो रही है, क्योंकि जो कोडॉन है नॉन ओवरलैपिंग होते हैं और इनके पास में क्या होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडॉन होता है, ठीक है।
कोडॉन कैसे होते हैं? कोडॉन नॉन ओवरलैपिंग कॉमालेस और कॉन्टिग्यूअस। कोडॉन कैसे होते हैं? नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, कोडॉन को नॉन ओवरलैप होते हैं, कॉमालेस होते हैं, कॉन्टिग्यूअस होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेच जो है वो न्यूक्लियोटाइड को ट्रांसलेट किया जाएगा, 3 ओपन रीडिंग फ्रेम की ही क्या होती है? पॉसिबल होती है। तो कितनी होती है? ओनली 3 ओपन रीडिंग फ्रेम विल बी पॉसिबल। ठीक है, 3 ही ओपन रीडिंग फ्रेम क्या होंगे? बन पाएंगे। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? टीआरएनए के बारे में। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे अभी? टीआरएनए। टीआरएनए को क्या कहते हैं? ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। तो जो टीआरएनए है इसका अडेप्टर की तरह काम करता है। इसका इंपॉर्टेंट रोल है प्रोटीन की सिंथेसिस में, क्योंकि ये क्या करता है? जो न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज को प्रोटीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज को रीड करेगा और प्रोटीन की लैंग्वेज में यह क्या करता है? अमाइनो एसिड्स को। तो जो न्यूक्लिक एसिड है यह क्या करता है? न्यूक्लिक एसिड की लैंग्वेज और जो प्रोटीन की लैंग्वेज है उनके बीच में क्या करता है? एक अडेप्टर है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो टीआरएनए को क्या कहते हैं? ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए जो है वो ये क्या करता है? अडेप्टर इन बिटवीन दी न्यूक्लिक एसिड लैंग्वेज एंड इन प्रोटीन लैंग्वेज। तो जो प्रोटीन की लैंग्वेज और न्यूक्लिक एसिड की लैंग्वेज के बीच में अडेप्टर की तरह कौन काम करता है? टीआरएनए काम करता है। ठीक है, टीआरएनए काम करता है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स की लैंग्वेज के बीच में। तो देखिए टीआरएनए जो है वो टीआरएनए कहाँ पर प्रेजेंट होता है? साइटोसोल में प्रेजेंट होता है और यह सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है लिविंग सेल का। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जो टीआरएनए है, टीआरएनए प्रेजेंट इन साइटोसोल एंड इट इज अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। तो जो टीआरएनए है, टीआरएनए के पास में क्या होता है? टीआरएनए की 2D और 3D स्ट्रक्चर है। 2 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए कैसी है? 2 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है टीआरएनए की कैसी है? क्लोवर लीफ लाइक है, क्लोवर लीफ लाइक। ठीक है, और जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए लाइक एल शेप। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर कैसी है टीआरएनए की? एल शेप की। और जो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसी है? क्लोवर लीफ लाइक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। और जो इसमें क्या बनते हैं? स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसमें एक्सेप्टर आर्म होती है, डी आर्म होती है, एंटीकोडॉन आर्म होती है और वेरिएबल आर्म होती है, टी साइन सी आर्म होती है। जो टीआरएनए की जो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है क्लोवर लीफ लाइक होती है और इसमें क्या बनती है? स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। इसके पास में कौन कौन सी आर्म प्रेजेंट होती है? इसके पास में होती है एक्सेप्टर आर्म होती है, एक्सेप्टर जो आर्म है उसके पास में जो सीसीए का जो सीक्वेंस होता है, जो कि जब टीआरएनए का पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन किया जाता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, तो वहां पर क्या किया जाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज के थ्रू क्या किया जाएगा? न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया जाता है 3' एंड पर। तो जो एक्सेप्टर आर्म है उसके पास में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। एक्सेप्टर आर्म होती है, डी आर्म होती है, टी साइन सी आर्म होती है। ठीक है, एंटीकोडॉन जो आर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एंटीकोडॉन आर्म है
इसकी टीआरएनए की, वह जो एमआरएनए का कोडोन है उसके अपोजिट क्या होता है, इसके पास में कोडोन होता है, इसलिए इसे हम एंटी कोडोन कहेंगे। जैसे कि टीआरएनए के पास में होगा एयूजी, तो एमआरएनए के पास में क्या होगा, एमआरएनए के पास में क्या होगा, यूएसी जो है वो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा, यूएसी का कोडोन होगा, तो ये फिर मैथ्योनिन अमाइनो एसिड को इनकॉर्पोरेट कर देगी, एंटी कोडोन आर्म हो गई। और एक क्या पाई जाती है, एक होती है वेरिएबल आर्म होती है, इसके पास में छोटी सी होती है वेरिएबल आर्म। जो टीआरएनए है कैसी स्ट्रक्चर बनाता है, स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है टीआरएनए। इसके पास में जो सीसीए जो सीक्वेंस होता है, ये कहाँ पर होता है, एक्सेप्टर आर्म जो है वो 3' एंड की, वहां पर कैसा होता है, सीसीए सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो देखिए जो टीआरएनए है, टीआरएनए इन अ सिंगल आरएनए चेन 73 to 93 न्यूक्लियोटाइड, ये कहाँ पर होता है, साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। साइटोसोल में होता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स होता है लिविंग सेल्स के अंदर, लिविंग सेल्स के अंदर। तो जो टीआरएनए है, टीआरएनए के पास में कैसी स्ट्रक्चर होती है, टीआरएनए होता है क्लोवर लीफ लाइक सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, क्लोवर लीफ लाइक सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है इसकी, जिसमें स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके पास में एक्सेप्टर आर्म होती है, डी आर्म होती है, टी साइंसी आर्म होती है, एंटी कोडोन आर्म होती है और वेरिएबल आर्म होती है, वेरिएबल आर्म होती है। तो देखिए जो एक्सेप्टर आर्म है, इसके पास में क्या होता है, कंजर्व सीसीए का सीक्वेंस होता है। ये जो कंजर्व सीसीए का जो सीक्वेंस होता है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम के थ्रू क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। ये किसके द्वारा ऐड किया जाएगा, जब पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होगा टीआरएनए का, तो वहां पर क्या किया जाएगा, 3' जो एंड है उस पर सीसीए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया जाएगा बाई पॉलीन्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम के थ्रू क्या किया जाएगा, 3' एंड पर सीसीए न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया जाएगा। अब देखिए जो आर्म है, डी आर्म, एंटी कोडोन आर्म, टी साइंसी आर्म और जो वेरिएबल आर्म है, इनके बारे में बताएंगे। फर्स्ट हम बात करें कि एक्सेप्टर आर्म, एक्सेप्टर आर्म हो गई। एक्सेप्टर आर्म के पास में क्या होता है, सीसीए का जो सीक्वेंस होता है। एक्सेप्टर आर्म हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो अमाइनो एसिड है टीआरएनए के पास में क्या होता है, ये सीसीए सीक्वेंस होता है। इसके पास में जो एडेनिन है, टीआरएनए का जो एडेनिन है, इसके साथ में जो अमाइनो एसिड एंटर करता है, या जो जिस अमाइनो एसिड का टीआरएनए होता है उसको बाइंड किया जाता है। जैसे कि मैथ्योनिन का टीआरएनए है, तो यहाँ पर जो एडेनिन है, इसके 2' OH और 3' एंड से क्या होता है, मैथ्योनिन आकर के बाइंड करेगा अमाइनो एसिड्स के बीच में, और न्यूक्लिक एसिड के बीच में एस्टर बॉन्ड बनता है। जब अमाइनो एसिड जो है वो टीआरएनए के साथ में बाइंड हो जाता है, एक्सेप्टर आर्म के एडेनिन न्यूक्लियोटाइड पर जब अमाइनो एसिड बाइंड हो जाता है, तो इस टीआरएनए को हम क्या कहते हैं, चार्ज टीआरएनए कहते हैं। चार्जिंग की जाती है सबसे पहले टीआरएनए की, और जब क्या किया जाता है, टीआरएनए को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, अमाइनो एसिड को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। ठीक है, तो एक्सेप्टर आर्म के पास में क्या होता है, जो सीसीए न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, वहां पर एडेनिन के साथ में अमाइनो एसिड को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, या फिर एस्टर बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। अब सेकेंड बात करें डी आर्म की। डी आर्म, देखिए टीआरएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है वो बनाते हैं पहले। टीआरएनए की स्ट्रक्चर ये हो गई डी आर्म, ये हो गई एंटी कोडॉन, और इसके बगल में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे क्या कहा जाता है, वेरिएबल आर्म कहा जाएगा। ये हो गई टी साइंसी, और यहाँ पर क्या होता है, एक्सेप्टर आर्म। ये हो गया 5' एंड डी, ये एंटी कोडॉन होती है, एंटी कोडॉन। जैसे कि मैथ्योनिन का है तो एयूजी यहाँ पर होगा, और यह एमआरएनए के पास में जो अपोजिट कोडॉन होगा उससे जाकर के बाइंड हो जाएगी। ये हो गई वेरिएबल आर्म, वेरिएबल आर्म। ये हो गई टी साइंसी। ठीक है, ये हो गया आपका टीआरएनए। तो टीआरएनए की जो डी आर्म है, इसके पास में क्या होता है, 5 से 7 न्यूक्लियोटाइड के लूप में प्रेजेंट होते हैं, और जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं यहाँ पर क्या होते हैं, डाईहाइड्रोयूरिडिन होते हैं। इस लूप में क्या होते हैं, डाईहाइड्रोयूरिडिन न्यूक्लियोटाइड होते हैं, मॉडिफाइड बेस होते हैं इसके पास में यहाँ पर, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, डी लूप कहा जाएगा। यहाँ पर डाईहाइड्रोयूरिडिन न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एंटी कोडॉन के पास में क्या होता है, एंटी कोडॉन होता है 3 न्यूक्लियोटाइड का, और यह रिकॉग्नाइज करेगा। एंटी कोडॉन जो आर्म है, इसके पास में क्या होता है,
3 न्यूक्लियोटाइड का क्या होगा, कोडॉन होगा, जो कि रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्नाइज दी mRNA कोडॉन। ठीक है। टी साइन सी जो आर्म है इसके पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्यूडो यूरिडिन होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, स्यूडो यूरिडिन, स्यूडो यूरिडिन। अब हम बात करें वेरिएबल आर्म की, जो वेरिएबल आर्म है इसके पास में कितने होते हैं, 24 न्यूक्लियोटाइड तक होते हैं, लेकिन मोस्टली इसके पास में 4 to 5 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। वेरिएबल जो आर्म है इसके पास में 4 से 5 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये हो गई टीआरएनए की जो क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, 2D स्ट्रक्चर जो है वो टीआरएनए की। तो जो टीआरएनए है इसके पास में जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है इसके बेस पर इसको क्लासीफाई किया जाएगा, क्लास 1 टीआरएनए और क्लास 2 टीआरएनए। जो वेरिएबल आर्म में 4 से 5 न्यूक्लियोटाइड होंगे तो उसे क्या कहेंगे, क्लास 1 mRNA कहेंगे। वेरिएबल आर्म के बेस पे, वेरिएबल आर्म के बेस पे mRNA को क्या किया जाएगा, क्लास 1 और क्लास 2। ठीक है। क्लास 1 के पास में कितने होंगे, 4 to 5 न्यूक्लियोटाइड होंगे, क्लास 1 में होंगे 4 to 5 न्यूक्लियोटाइड होंगे। क्लास 2 के पास में क्या होंगे, 10 to 24 न्यूक्लियोटाइड होंगे। ठीक है, 10 से 24 न्यूक्लियोटाइड होंगे क्लास 2 में। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है टीआरएनए की, यह अपने आप को किस फोल्ड में करके रखती है, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। और जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर फोल्ड हो जाएगी एल शेप की 3D स्ट्रक्चर के अंदर, तो यह क्या हो जाती है, और कॉम्प्लेक्स टर्सरी स्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक है गाइस। जो टीआरएनए है, टीआरएनए को हम क्या कहते हैं, आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए भी कहते हैं। आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो टीआरएनए है उसके पास में सभी अमाइनो एसिड्स के लिए क्या होते हैं, अलग अलग एंटीकोडन होते हैं, या फिर अलग अलग टीआरएनए होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं फॉर सेम अमाइनो एसिड। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए कहेंगे। 2 और मोर डिफरेंट टीआरएनए दैट आर स्पेसिफिक, जैसे कि हमने देखा था कि डीजनरेसी में क्या था कि एक अमाइनो एसिड के पास में एक से ज़्यादा कोडॉन है। एक अमाइनो, देखिए एन अम्बिगुअस नेचर क्या था कि एक जो अमाइनो एसिड है वो दूसरे अमाइनो, मतलब कि एक जो कोडॉन है वो एक ही अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा, किसी दूसरे के लिए कोड नहीं कर सकता। ठीक है। तो ऐसे ही जो एक अमाइनो एसिड था लेकिन उसके पास में 2 से ज़्यादा कोडॉन हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ट्रिप्टोफैन और मेथिओनिन के पास में क्या था, एक ही कोडॉन था। तो आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए, आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए, वन अमाइनो एसिड हैव मोर देन 1 टीआरएनए। एक अमाइनो एसिड के पास में एक से ज़्यादा टीआरएनए, क्योंकि जिसके पास में एक से ज़्यादा, जैसे कि आर्जिनिन, सेरिन और ल्यूसिन के पास में कितने कोडॉन थे, 6 कोडॉन थे, तो उनके पास में क्या होगा, 6 टीआरएनए हो गए। तो अमाइनो एसिड तो क्या है, एक ही है। सिंगल अमाइनो एसिड के पास में 6 कोडॉन है, तो सिंगल अमाइनो एसिड के पास में एक से ज़्यादा टीआरएनए हो गए, क्योंकि एक कोडॉन का एक टीआरएनए, तो 6 कोडॉन के 6 टीआरएनए। लेकिन ये 6 के 6 टीआरएनए या कोडॉन है किसके लिए कोड कर रहे हैं, ओनली आर्जिनिन के लिए, सेरिन के लिए और ल्यूसिन के लिए। ठीक है। तो एक जो अमाइनो एसिड है उसके पास में क्या होगा, एक से ज्यादा टीआरएनए होंगे। एक अमाइनो एसिड के पास में एक से ज्यादा टीआरएनए होंगे, इन्हें हम क्या कहेंगे, आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए, आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? अब हम क्या देखेंगे, इससे आगे देखेंगे आरआरएनए का क्या रोल है। राइबोसोम जो है वो यूकैरियोट में कौन से होते हैं, प्रोकैरियोट में कौन से होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस में राइबोसोम या फिर आरआरएनए। आरआरएनए किसके लिए सिंथेसिस करेगा, राइबोसोम के लिए। किसके लिए, राइबोसोम के लिए। अब देखिए यूकैरियोट के पास में कितने होते हैं, यूकैरियोट के पास में 80S आरआरएनए होता है या फिर राइबोसोम होता है, 80S का होता है राइबोसोम। ठीक है। और जो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट के पास में कितना होता है, 70S का होता है।
जो 80s का होता है इसके पास में दो सब यूनिट होती हैं, एक होती है लार्ज सब यूनिट जिसे 60s कहा जाता है, और स्मॉल सब यूनिट को क्या कहा जाता है, 40s की सब यूनिट कहा जाएगा। और जो 70s का राइबोसोम होता है उसके पास में जो लार्ज सब यूनिट होती है वह कितनी होती है, 50s की होती है, और जो स्मॉल होती है वह कितनी होती है, 30s की होती है। अब ये जो 50s हैं इनकी भी अलग क्या है, सब यूनिट्स हैं। 60s की क्या है, अलग अलग है, और इसमें अलग अलग टाइप की प्रोटीन होती है। तो देखिए जो राइबोसोम है ये क्या है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है। राइबोसोम क्या है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स आरएनए से मिलकर के आरएनए और प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन दोनों को मिलाकर के क्या कह रहे हैं, इसे राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कह रहे हैं। और ये क्या है, एक माइग्रेटिंग फैक्ट्री है। राइबोसोम क्या है, माइग्रेटिंग फैक्ट्री, माइग्रेट ऑन mRNA। ठीक है, माइग्रेट करेगा ये mRNA के ऊपर माइग्रेट करते हैं, या फिर mRNA को रीड करते हैं इन 5' to 3' डायरेक्शन में। ठीक है, 5' से 3' डायरेक्शन में mRNA के ऊपर क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। माइग्रेटिंग फैक्ट्री है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है। इसके पास में प्रोकैरियोट में 70s के होते हैं, 50s और 30s की सब यूनिट होती हैं। और जो यूकैरियोट है उनके पास में कितने होते हैं, 80s के होते हैं। 80s को 40s और 60s में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें 60s। जो 60s सब यूनिट है इसके पास में 28s, 5.8s और 5s की होती है। ठीक है, 60s जो है वो इसके पास में कौन कौन सी सब यूनिट होती हैं, 20s, 28s, 5.8s और 5s। ठीक है, 28s, 5.8s और 5s की होती है। जबकि जो स्मॉल सब यूनिट होती है 40s की, उसके पास में कितनी होती है, 18s की सब यूनिट होती है। 18s की सब यूनिट होती है। 70s की हम बात करें तो इसमें 16 और 23 का होता है, 16 का और 23 का होता है। 23 और 5s कहाँ होंगे, 70 में से 50 में होंगे। और जो 16s है वह किसके पास में होगा, 30s की सब यूनिट के पास में क्या होगा, 16s होगा। और जो 50s है उसके पास में कितना होगा, 23s और 5s rRNA। ठीक है, rRNA कितने हैं, ये है rRNA। अब इनके पास में प्रोटीन की हम बात करें तो प्रोटीन की बात करें तो आर प्रोटीन, राइबोसोमल जो प्रोटीन है वह कितनी होंगी, 31 होंगी। ठीक है, ये तो हो गए rRNA। प्रोटीन जो 60 है इसके पास में कितनी प्रोटीन होंगी, 31 प्रोटीन होंगी। ठीक है, और जो 40s है, 40s के पास में कितनी होंगी, 40s के पास में 33 होंगी। जबकि जो 60 है इसके पास में कितनी होंगी, 46 होंगी। 60 के पास में कितनी होंगी, 46 होंगी। और जो 40 है उसके पास में 33 प्रोटीन होंगी। और जो 50 सब यूनिट है वहां पर प्रोटीन कितनी होंगी, और जो 30 सब यूनिट है इसके पास में प्रोटीन। इसे हम कह रहे हैं ना कि rRNA राइबो न्यूक्लियो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है। 50 है इसके पास में 31 और 21। इसके ऊपर वैसे क्वेश्चन नहीं आता है इतना, ये सब यूनिट याद रखना है rRNA की। ये 60 है इसके पास में कितने RNA, 28, 5.8s और 5s, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 21 और 31 और 21। 30s के पास में कितनी है, 21, और वहां पर कितनी है, 31 है। तो देखिए वापस से लिख देती हूँ सही से, 80s के पास में 60s में डिवाइड कर दिया और 40s में डिवाइड कर दिया। जो 60s है, 60s के पास में rRNA और r प्रोटीन। 40s जो है वो 40s के rRNA और r प्रोटीन। ठीक है, rRNA कितने हैं 60 के पास में, 28s, 5.8s और 5s। और जो r प्रोटीन है कितनी है, 46 प्रोटीन है, 46। और जो rRNA है 40 सब यूनिट के पास में 80s का है। और यहाँ पर कितनी प्रोटीन है, यहाँ पर कितनी प्रोटीन है, 31। यहाँ पर कितनी, 80 के पास में 33।
33 आर प्रोटीन। अब हम बात करें 70S की। 70S को 50S, 30S, rRNA, आर प्रोटीन, आर प्रोटीन। तो 50S के पास में कितने हैं? 23S और 5S। और आर प्रोटीन कितनी है? 31। 30S के पास में rRNA और प्रोटीन 16S, 16S और प्रोटीन कितनी हो गई यहाँ पर? 21। तो ये क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम के पास में यूकैरियोट का कितना होता है? 80S की होती है यूकैरियोट। इसे एस क्या कहते हैं? स्वेड वर्ग कोफिशिएंट है ये, ठीक है। यूकैरियोट में 80S का, और जो प्रोकैरियोट है उनके पास में कितना होता है? 70S का राइबोसोम पाया जाता है। जो ये है 60S क्या है? स्मॉल लार्ज सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट है। 40S क्या है? स्मॉल सब यूनिट है। यहाँ पर 50S क्या है? लार्ज सब यूनिट है, और ये क्या है? स्मॉल सब यूनिट। तो जो 80S है इसको 60 और 40 के सब यूनिट में डिवाइड किया जाता है। जो 60 सब यूनिट होती है इसके पास में कितना rRNA होता है? 28S होता है, 5.8S होता है और 5S होता है। राइबोसोमल प्रोटीन कितनी होती है इनके पास में? राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन होते हैं 46। जो 40S की सब यूनिट होती है उसके पास में 80S और rRNA होता है, और 33 क्या होती है? राइबोसोमल प्रोटीन होती हैं। 70S को 50 और 30 में डिवाइड किया जाता है। जो 50 है उसके पास में 23S rRNA, 5S क्या rRNA होता है। जो प्रोटीन होती है वह 31 होती है, और जो 30S का rRNA होता है उसमें 16S rRNA होती है, और 21 क्या होती है? प्रोटीन होती है। 21 क्या होती है? प्रोटीन होती है। अब जो 70S का rRNA है इसके पास में क्या होती है? 3 tRNA की बाइंडिंग साइट होती है, मतलब कि tRNA की 3 बाइंडिंग साइट होती हैं। सबसे पहले हम जो प्रोकैरियोट में देखेंगे ट्रांसलेशन का जो इनिशिएशन है, तो जो 70S का rRNA है, 70S rRNA या राइबोसोम, राइबोसोम के पास में मैंने बताया ना 3 बाइंडिंग साइट होती हैं, 3 बाइंडिंग साइट होती हैं tRNA के लिए। सबसे पहले हो गई ए साइट, पी साइट और ई साइट। ए साइट जो है वो इसे हम क्या कहते हैं? अमीनो एसाइलेशन साइट कहते हैं। यहाँ पर जो चार्ज tRNA है उसकी एंट्री होती है। पी साइट जो है वो इसे क्या कहा जाता है? पॉलीपेप्टाइड साइट कहा जाता है। पी साइट के ऊपर क्या होता है? जो ग्रोइंग जो अमाइनो एसिड की चेन होती है वो पी साइट में होती है। और जो ई साइट होती है इसके पास में क्या होता है? जो जब अमाइनो एसिड को ले लिया जाएगा tRNA से, सबसे पहले ए साइट पर एंटर करेगा चार्ज होकर के tRNA, ठीक है। चार्ज होकर के tRNA आया, पी साइट पर जैसे ही tRNA एंटर होगा उसके पास में जो अमाइनो एसिड होगा उसको वहां से छीन लिया जाएगा उसके पास से। तो अब tRNA के पास में क्या है? कुछ भी नहीं। तो जब tRNA के पास में अमाइनो एसिड नहीं होता है तो उसे क्या कहा जाता है? नॉन एसाइलेटेड या डीएसाइलेटेड अमाइनो एसिड कहा जाएगा, tRNA कहा जाएगा। तो जो डीएसिटाइलेटेड अमाइनो tRNA होता है वह कहाँ होता है? ई साइट से बाहर कर दिया जाता है। ई साइट को एग्जिट साइट कहते हैं, पी साइट को पॉलीपेप्टाइड साइट कहते हैं, और जो ए साइट है इसको क्या कहा जाता है? अमीनो एसाइलेटेड साइट कहा जाता है, जो कि एंट्री पॉइंट होती है चार्ज tRNA की। तो जो हम अमाइनो एसिड्स का या प्रोटीन की जो सिंथेसिस देखेंगे वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल को।